नमस्कार। कर्ण योगियों की कर्ण गाथा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज के मेहमान हैं श्री जयंत अरोड़ा जी, जो कि शिक्षक रहे हैं मूल रूप से, और उन्होंने बालकों के जीवन को संवारते-संवारते और भी सामाजिक कार्यों में योगदान दिया है। जैसे कि वो आर्य समाज का हिस्सा रहे हैं, इंडियन मिलिट्री स्कूल्स का हिस्सा रहे हैं, विदेशों में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो हम उन्हीं से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस जीवन को कैसे जिया और उनकी क्या जीवन गाथा रही। नमस्ते जयंत सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरी पढ़ाई लिखाई भारतवर्ष के बहुत ही नामी विद्यालय, जिसका नाम पहले होता था किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज, उसके बाद उसका नाम बदल के मिलिट्री स्कूल धौलपुर हो गया। आजकल उसका नाम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर है। इस प्रकार के 5 विद्यालय पूरे भारतवर्ष में हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा चलाए जाते हैं। ये कंप्लीटली रेजिडेंशियल बोर्डिंग स्कूल्स हैं, जिसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। हालांकि मैं संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी में थोड़ा अच्छा होता था, लेकिन क्योंकि बाजार में साइंस ज्यादा चलती थी, तो मैंने बायोलॉजी ऑप्शन किया और फिर बीएससी करी मैंने और एमएससी की राजा बलवंत सिंह कॉलेज से बीएड पास करी। उसके बाद मुझे बिशप कॉटन स्कूल शिमला, जो कि बहुत ही नामी स्कूल है, उसमें टीचर की जॉब मिल गई। बोर्डिंग स्कूल है, बहुत ही मशहूर स्कूल है, जहाँ से बहुत ही मशहूर लोग पढ़ के बाहर निकले हैं। उसके बाद मैंने सैनिक स्कूल में टीचर का काम प्राप्त किया। I was master in biology, training officer for NCC और एंड हाउस मास्टर। हाउस मास्टर बहुत कोवेटेड पोस्ट होती है बोर्डिंग स्कूल्स में। तो 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं जवाहर नवोदय, आजकल जवाहर नवोदय विद्यालय उनका नाम है, उन दिनों केवल नवोदय विद्यालय उन स्कूलों का नाम होता था। उस समय पूरे देश में 256 नवोदय विद्यालय थे। तो नवोदय विद्यालय में मेरे बच्चों की पढ़ाई की समस्या थी, क्योंकि ये कुछ शहरों से दूर होते हैं और ये 6th क्लास से शुरू होते हैं। तो फिर मैं डीएवी स्कूलों में चला गया। तो वहाँ उन्होंने मुझे डेप्यूटी डायरेक्टर बिहार, बंगाल, उड़ीसा और नेपाल का बना दिया। कुछ समय बाद, जाते ही नहीं, पहले मैं प्रिंसिपल था, उसके बाद डेप्यूटी डायरेक्टर बन गया। 153 विद्यालय मेरे देख रेख में होते थे। उसके बाद मैं विदेश चला गया, गल्फ। तो आई वॉज प्रिंसिपल एंड कन्वीनर ऑफ काउंसिल ऑफ सीबीएसई स्कूल्स इन द गल्फ। तो ये गल्फ में उस समय 120 सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स होते थे, आजकल कुछ बढ़ गए होंगे। तो उनकी मैं कोऑर्डिनेशन का और अपने स्कूल का प्रिंसिपल भी था। उसके बाद मैं रिटायर हो गया। रिटायर कुछ समय तक खाली बैठा घर में। फिर उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। मैं आईसीआईसीआई बैंक के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देता था।
और स्कूल टीचर्स और प्रिंसिपल्स को भी ट्रेनिंग देता था। उसके बाद क्योंकि प्रोफाइल लिंक्डइन और फेसबुक पर थी, तो किसी ने मुझे तमिलनाडु से कांटेक्ट किया कि क्या आप नीट की क्लासेस कंडक्ट कर पाएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो मैंने तो कम से कम 40 साल से किताब ही नहीं छुई थी। मैंने कहा कोशिश कर लूंगा। तो उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू होगा फोन पे, तो मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा। मैंने कहा पूछ लीजिए। बोला नहीं, आप 7 दिन की तैयारी कर लो। मैंने मन में सोचा 7 दिन में मैं कौन सा भार फोड़ दूंगा, तो ऐसा कौन सा तीर मार दूंगा 7 दिनों में, जो होना है अभी हो जाने दो, मन में सोचा मैंने। क्योंकि अगर टाइम लूंगा और उसके बाद फेल होऊंगा, इससे अच्छा पहले ही फेल हो जाऊं। क्योंकि मैंने पढ़ाए हुए बहुत समय हो गया था। तो उन्होंने मेरे से जो सवाल पूछे, 6 सवाल पूछे केवल, उसमें से 5 मैंने खट खट जवाब दे दिए। क्योंकि वो जो सवाल थे वो फंडामेंटल बायोलॉजी के थे। तो फंडामेंटल्स तो मेरे शुरू से क्लियर रहते थे। तो मैं खुद भी हैरान हो रहा था कि मैं सवालों के फटाफट जवाब देता जा रहा हूँ कि जो बातें मेरे कहीं मेमोरी में दब गई होंगी वो भी सब उभर के आ रही थी। और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने 4 वर्ष वहां पर काम किया। उन 4 वर्षों में मेरे कई बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्ट हो गए। तो क्योंकि उनको मेरी पढ़ाई का तरीका बहुत अच्छा लगता था। बोलते हैं बच्चे कि भाई उम्र ज्यादा है, फादरली फिगर है, तो पसंद करते होंगे। लेकिन जैसे भी है, बच्चे रिजल्ट्स भी अच्छे दे रहे थे। 4 साल हो गए तो लॉकडाउन वगैरह शुरू हो गया। मैं ऑनलाइन टीचिंग में उतना ज्यादा होशियार नहीं था, क्योंकि मैं ओल्ड स्कूल हूँ, टेक्नो सेवी नहीं हूँ। तो ये मेरी लाइफ हिस्ट्री है। ये आपका एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे बात और बताई आप। इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा जब मैं बिहार में बंगाल, उड़ीसा, नेपाल का डेप्यूटी डायरेक्टर था, उन दिनों बिहार का के आर्य समाज का मैं प्रधान होता था। और आर्य समाज का प्रधान होते हुए मुझे 2 धर्म शिक्षक मेरे साथ काम करते थे। तो वो धर्म शिक्षक बहुत ही काबिल थे। उनकी आवाज, उनकी बात बोलना, जो मंत्र पढ़ते थे, बहुत ही अच्छे थे वो। तो उनकी वजह से, उनके सहयोग से हमने कम से कम नहीं तो 100 लोगों को, 100 मुस्लिम्स को का शुद्धिकरण किया। मतलब जिसे आजकल घर वापसी कहते हैं। 1990s में ये एक नई बात होती थी। और इस वजह से मुझे हर वर्ष दिल्ली बुलाते थे आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, जो करोल बाग में मंदिर मार्ग पर है। बिल्कुल, वो जो बिरला मंदिर है उसके साथ वो ऑफिस है, वो उनका कार्यालय। कार्यालय क्या है, पूरा सेटअप है। तो मुझे बुला के वहाँ सम्मानित करते थे, जो आर्य समाज के जो पूरे नेशनल प्रेसिडेंट थे, दरबारी लाल जी। तो मेरी पत्नी भी, क्योंकि मेरे साथ ही काम करती थी, पहले पहले मेरी पत्नी पोस्ट ऑफिस में थी। तो क्योंकि मैं जब प्रिंसिपल बन गया तो मैं वहां से चला गया। पहले हम दोनों हिमाचल में थे, फिर वो मेरे साथ ही जहां जहां मैं प्रिंसिपल या डायरेक्टर होता था वो साथ ही रहती थी। तो दरबारी लाल जी ने कहा कि भाई इनकी पत्नी ने भी सहयोग किया है इनके काम में, तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा। तो हमें दोनों को बड़ा अच्छा लगा करता था। बिहार में हमने जो एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है, इसको भी बहुत आगे बढ़ाया। क्योंकि उन दिनों
जो एडल्ट्स कई होते थे, कोल कटर्स, मैं कोल इंडिया लिमिटेड के स्कूल में था उस समय। हम्म। कोल कोल इंडिया में जो काम करने वाले वर्कर्स होते थे, वो अनपढ़ होते थे बेचारे, कोयला जातों को उनको हम पढ़ाते थे शाम को, लॉयंस क्लब की ओर से। मैं लॉयंस क्लब का मेंबर था। तो इस प्रकार से मुझे अब अच्छा लगता है अपने पास को देख के। मुझे कोई किसी प्रकार की रिग्रेट्स नहीं है कि मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, ऐसा करता तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता। ऐसा कोई मेरे मन में कोई आकांक्षा शेष नहीं बची है। जो मेरी काबिलियत थी उसके अनुसार मुझे भगवान ने दे दिया, उसी उसके अनुसार दे दिया। जी। जी प- आपकी ये जीवन की स्थिति सुन के अच्छा लगा कि आप संतुष्ट हैं अपने जीवन से। और प्रारंभिक जीवन भी जैन सर आपका कुछ रहा होगा। आपने जी जी। बालकों के साथ तो इंटरेक्शन बहुत किया है। तो आपके बाल्यकाल में कोई ऐसी घटना रही होगी जिसने आप पर बहुत प्रभाव डाला होगा। सबके जीवन में होती है। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ता था। तो जैसा मैंने बताया, वहाँ नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन के लिए बच्चे तैयार किए जाते थे। तो मुझको भी तैयार किया गया था। मैं रिटन टेस्ट में पास ही नहीं होता था। तीसरी बार जाके मैं मैथ्स में पास हुआ। इंग्लिश और साइंस, इंग्लिश और जनरल एजुकेशन में, वो उसमें तो मैं अच्छे नंबर ले आता था हर बार, लेकिन मैथ्स में नहीं हो पाता था। तो तीसरी बार मेहनत करके मैं मैथ्स में भी पास हो गया। तो मैं खुश हो गया, चलो रिटन एग्जाम हो गया। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यूज होते हैं, ऑब्स्टिकल टेस्ट होते हैं, बहुत तरह के टेस्ट होते हैं। तो वो भी क्लियर कर गया सब कुछ। लास्ट में जाके मेडिकल होता है। मेडिकल में मैं अनफिट हो गया क्योंकि मेरे फ्लैट फुट थे। एक फ्लैट फुट ऐसी, ये बात, हालांकि हर साल मिलिट्री स्कूलों में हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष मिलिट्री का डॉक्टर होते हैं, जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, मेजर रैंक के होते हैं, एएमसी से होते हैं, आर्मी मेडिकल कोर से। तो वो टेस्ट करते हैं। तो हर साल वो चेक करते थे, तो वो खाक चेक करते थे, जबकि मेरा फ्लैट फुट उन्होंने नहीं देखा। अगर शायद देखा होता तो शुरू में कुछ ठीक हो सकता था, करेक्शन हो सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं मिलिट्री में नहीं गया। और तो भी मेरा, क्योंकि मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा, तो मेरा आ, जो एटीट्यूड था वो मिलिट्री वालों जैसा ही है। जैसे समय की पाबंदी, मैं कभी भी किसी भी जगह पे लेट नहीं हुआ आज तक। कहीं भी कोई भी, मैं देखता हूँ लोग लेट होते हैं, देरी से जाते हैं, विलंब होता है उनको, लेकिन मैं समय पर हर जगह पहुंच जाता हूँ। दूसरा, जो काम मैं हाथ में ले लेता हूँ उसको बहुत ही तल्लीनता से पूरा करता हूँ। जी। तो ये बात मेरे अंदर मिलिट्री स्कूल ने डाली। मतलब हमें हमेशा टफनेस के लिए तैयार किया जाता था कि भाई बच्चा आगे टफ सिचुएशंस को फेस करने के लिए तैयार रहे। जी। तो बचपन की ये बातें हैं। इसीलिए आप आज संतुष्ट हैं अपने जीवन से। बिकॉज यू हैव बीन ग्रूम्ड लाइक दैट। जी जी। तो इसलिए। और हाँ हाँ, यस। जैन सर, अगर आगामी पीढ़ियों के लिए आपका कोई मैसेज हो। आपने बालकों के साथ इतना इंटरेक्शन किया है, आपको पता है कि उनके मन में बात कैसे समझ घर करती है। तो जिस तरह से बच्चे अब सुसाइड करते हैं, आपने जी जी बताया आप नहीं जा पाए फ्लैट फुट फुट की वजह से, या बहुत सारी कठिनाइयां, परिस्थितियां प्रत्येक व्यक्ति के जी जीवन में। जी जी। तो उसके लिए बच्चों को कैसे परिवार तैयार करें कि वो मेंटली हाँ इस जी। तरह से ग्रूम होने चाहिए कि वो जी आगे चल के कठिनाइयों का सामना कर सके। जी। जीवन में
प्रसन्न रहना बहुत बड़ी बात है। सफलता प्रसन्न रहने में ही है। सफलता जीवन में ऊंचा उठने में नहीं है। और ऊंचा उठने की, ऐसा नहीं है कि ऊंचा उठना बुरी बात है। ऊंचा उठने की कोशिश, हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई लोग ऐसे भी तो होते हैं जिनको वो मौके नहीं मिले। अब मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा, मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा, तो अच्छे स्कूलों में पढ़ा पाया। तो हो सकता है किसी को ना मौका मिले। तो जिसको ना मौका मिले, तो वो जहां पर है, जिस स्थिति में है, वो संतुष्ट रहे और मेहनत करे और प्रसन्न रहे। तो यही जीवन का सार है। यही मैं सबको कहना चाहता हूँ, बच्चों को, कि जरूरी नहीं है कि आप मेडिकल में, नीट के बच्चों को भी कहता था कि मेडिकल में एंटर हो जाना है, मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस हो जाना ही, इट इज नॉट द एंड। इसके अलावा बहुत कुछ है। आप अगर मान लो नहीं जा पाए, आप नहीं सफल हुए, तो इसमें दुखी होने की, खुदकुशी करने की ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आजकल हम सुनते हैं कि वो बच्चा 2 नंबर कम ले आया तो खुदकुशी कर ली। इस सब की के अलावा भी जिंदगी है। और जिंदगी में जो हो सकता है, जो नीट में नहीं निकला, मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस में उसको सफलता नहीं मिली, हो सकता है जिंदगी ने उसके लिए और बहुत कुछ आगे रखा हो। तो इसलिए निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उत्साह से काम करना चाहिए, और जो भी भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट होना चाहिए। और जीवन में तो बहुत सारे रास्ते और भी हो सकते हैं। जीवन में और भी ऑप्शंस को टटोलना भी चाहिए, उन पे चलना हाँ भी जी, चाहिए। बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, और भी कुछ आप कहना चाहते हो, हमसे शेयर करना चाहते हो? क्योंकि जब जीवन गाथा की बात करती हूँ मैं, तो सोचती हूँ कि सब जने अपने विषय में स्वयं बताएं, ताकि हो सकता है संसार को कोई और किसी की बात से उनकी परिस्थिति में परिवर्तन आ सके। मेरा यही उद्देश्य है। हर क्षेत्र में अच्छे लोगों की जरूरत है, और ईमानदारी से काम करें। मुझे जो सीनियर पोजीशंस में रहने की वजह से मुझे बहुत सारे अवसर मिले जहां मैं बेईमानी कर सकता था। जी। कुछ लोग, मेरे साथ वाले ही, बहुत आगे, बड़े बड़े मकान, उन्होंने कोठियां डाल ली हैं गुड़गांव में, और बड़े अच्छे अच्छे मकानों में, और बड़ी बड़ी कारें लेके घूम रहे हैं। लेकिन मैं एक गरीब मास्टर ही हूँ। तो क्योंकि आप टीचिंग शिक्षक लाइन में कभी कितना गरीब भी नहीं होते। आगे बढ़, हाँ, और टीचिंग लाइन में आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, पैसे तो बहुत नहीं मिलेंगे। आपको खुशियां बहुत मिलेंगी, मगर पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे अगर आप ईमानदार हो। और हो सकता है भले ही जो टीचर होता है, जो पढ़ाता है, उसको इतने अवसर ना मिलते हों ऊपरी कमाई के, लेकिन जो आगे बढ़ जाते हैं, जैसे प्रिंसिपल बन गए, आगे डायरेक्टर हो गए, तो उनको पैसा कमाने के मौके मिल जाते हैं। कई लोग करते भी हैं ऐसा, हमने नहीं किया। और मुझे प्रसन्नता है कि मैं लकी हूँ कि मेरी पत्नी भी ऐसा ही विचार रखती है। उसने भी, मेरी आपकी पत्नी ने कभी सहधर्मिणी अच्छी हैं। असंतुष्टि जाहिर नहीं। जी। हाँ, तो उन्होंने कभी ऐसी असंतुष्टि नहीं जाहिर की कि आप ऐसे क्यों नहीं कमाते हैं जब और लोग कर रहे हैं। तो हमारा पुराना सा मकान है, वो भी फादर ने बनवाया था, बनवाया नहीं था, वो एक्चुअली हमारी बुआ जी के साथ आधा आधा हम लोगों ने शेयर किया था। तो ये पुराना मकान है, और हम इसी में रह रहे हैं। हमने अपना कोई मकान भी नहीं बनवाया। छोटा मोटा तो बनवा सकते थे, पर हमने कहा जब यहाँ पर है तो लेकिन, तो तो इस आपने प्रकार से हम, एक अच्छा घर बनाया, एक अच्छा परिवार बनाया, वही उपलब्धि होती है जीवन की। हाँ,
मकान तो अच्छा बहुत घर बड़े-बड़े बनाया, बना अच्छा देते मकान लोग। नहीं बनाया। और हाँ, आप और हाँ, आपने हाँ, इतने सारे ठीक घरों बात है। के चिरागों को सही रास्ता दिखाया, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके जीवन की। जीवन में और भी ये सारे क्षेत्रों में भी काम किया और उसके बाद में आपने विदेश भी घूम लिया और नॉर्थ इंडिया भी जी, देखा, साउथ इंडिया भी देखा। तो आपकी पसंदीदा हाँ जी, कौन-सी जगह रही है? हमारा जगह। भारत सुंदर है या उससे सुंदर बहुत कुछ और भी है? ये एक प्रश्न सबके मन में होता है क्योंकि लोगों लेकिन आपको कितना भी अच्छा बाहर लाइफ़स्टाइल मिल जाए, कितनी भी अच्छी लाइफ़स्टाइल हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, पैसे भी अच्छे मिल जाएँ, पर जो लगाव आपका अपने देश की धरती से होता है, वो कहीं नहीं हो सकता। और जो भावनाएँ आपकी देश के लिए होती हैं, ऐसे ही आपके जो स्कूल में जहाँ आप पढ़े हैं, छोटे-बड़े कैसे भी, तो धौलपुर एक छोटी-सी जगह है, जहाँ मिलिट्री स्कूल है, बहुत नामी स्कूल है वो। तो एक बार मैं ट्रेन में बैठा हुआ बहुत सालों के बाद जा रहा था, तो वो ट्रेन धौलपुर में रुकती नहीं थी, लेकिन उस दिन रुक गई। कुछ कारण रहा होगा। ग्वालियर आगरा से जब ग्वालियर जाते हैं, तो रास्ते में धौलपुर आता है। तो धौलपुर में ट्रेनें रुका जो बड़ी ट्रेनें होती हैं अक्सर रुका नहीं करती, लेकिन उस दिन रुकी। तो मैं नीचे उतरा, मैंने वहाँ की मिट्टी को अपने माथे से लगाया और प्रणाम किया। तो एक आदमी मुझे खिड़की में से देख रहा था, ट्रेन की खिड़की से। तो मैं जब वापस आया, बोलता भाई साहब क्या यहाँ पर कोई मंदिर है, कोई मशहूर मंदिर है? मैंने कहा हाँ, मेरी शिक्षा का मंदिर यही है, मैं यहाँ पर पढ़ा था, जो कुछ हूँ मैं इस धौलपुर की वजह से हूँ। तो वो जो एक लगाव होता है, अब धौलपुर मिलिट्री स्कूल से बड़े भी बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं। बिशप कॉटन स्कूल उससे बहुत बड़ा बढ़िया स्कूल है, नामी स्कूल है। लोग पूरी दुनिया में, विश्व में बिशप कॉटन का नाम ज्यादा लोग जानते हैं, मिलिट्री स्कूल को कम लोग जानते हैं। मिलिट्री स्कूल तो केवल भारत में लोग जानते हैं। और दून स्कूल हो गया, देहरादून वाला, कितना नामी स्कूल है। लेकिन मेरे लिए तो भाई मिलिट्री स्कूल धौलपुर जहां मैं पढ़ा हूँ, जिसने मुझे बनाया है, मेरे लिए तो वही सब कुछ है। तो और जननी जन्मभूमि है। हाँ जी, स्वर्गादपि गरियसी जी, से आपने मिलिट्री स्कूल की आजकल बात की तो मुझे मन में एक और और सवाल आया प्रश्न कि अब अग्निपथ जी, योजना को लागू किया जा रहा है। तो आपको क्या जी, लगता है ये अनिवार्य होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए या इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है हमारी सोसाइटी? मैं तो कहता मैं तो कहता हूँ कि मेरे जैसे बुड्ढों को भी अग्निपथ में भेज देना चाहिए, क्योंकि अब इस उम्र में आकर हम एकाग्रचित होकर कोई काम कर सकते हैं। और आजकल की लड़ाई में ज्यादा शारीरिक शक्ति के बजाय, जिसको मैंने हार्दिक मतलब मानसिक शक्ति कहा था, कि मतलब जो हमारे अंदर जो शक्ति है, वो ज्यादा जरूरी होती है किसी भी लड़ाई में। मैं तो जाने को तैयार हूं। और फिर हम अंतिम छोर पे हैं अपने उम्र के। तो हम जब अंतिम छोर पे हैं, तो हमारी लाइफ का लॉस भी हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। एक 20-22 साल का जवान अगर मर जाए, तो वो तो एक बहुत बड़ी लॉस है। देश को लॉस है, परिवार को लॉस है, सब कुछ लॉस ही लॉस है। हम अब इस उम्र में हम जो जो कुछ हमने करना था कर चुके। अब हम कुछ कर तो रहे नहीं है। तो हमें हमको भी, मैं तो कहता हूं कि हमारे जैसे उम्र के लोग जो जाना चाहते हैं फौज में, उनको अग्निवीर बना देना चाहिए। और हमें लगेगा कि हम इस उम्र में आके भी वी आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। हमने सोसाइटी से जिंदगी भर लिया ही लिया है, दिया तो कुछ नहीं है। तो अगर हमें ये मौका मिलता है, बहुत मतलब एक अजीब से मेरे विचार लग रहे होंगे कि नहीं ये बिल्कुल। कैसे बातें कर रहा है। हाँ, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि दैट विल बी ए गुड अपॉर्चुनिटी टू गिव बैक टू द सोसाइटी। कोई हमारे मेरे मेरे जैसे विचार के लोगों को, जिनको ऐसा विचार है कि अगर मैं मर भी जाऊं लड़ते लड़ते फौज में,
तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जीवन को सफल बना जाऊंगा। जी, आपके इस विचार और इस जज़्बे को बहुत-बहुत सलाम। आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतना समय निकाला, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। हम इसी प्रकार आपसे बात करते रहेंगे और और भी विषयों पे हम चर्चा भी करेंगे। धन्यवाद।